नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम 9 दिसंबर 2023 के द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाली यूपीएससी सीएससी की जो परीक्षा है उसके लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो आज हमें डिस्कस करने हैं। तो बेसिकली आज की क्लास में हम 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। जो पहला आर्टिकल है वो है निजी सदस्य विधेयक से संबंधित, जो कि आपको द हिंदू के पेज नंबर 11 पर देखने को मिल जाएगा। प्राइवेट मेंबर बिल भी इसको कहा जाता है। दूसरा आर्टिकल है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और नमामि गंगे कार्यक्रम से संबंधित, जो कि आपको इंडियन एक्सप्रेस के पेज नंबर 6 पर देखने को मिल जाएगा। तीसरा आर्टिकल शहरी बाढ़ अर्बन फ्लड से रिलेटेड है, जो कि द हिंदू के पेज नंबर 9 पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इन 2 आर्टिकल्स को हम प्रीलिम्स के हिसाब से देखेंगे और ये अर्बन फ्लड वाला आर्टिकल हम मेंस के हिसाब से देखेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं प्राइवेट मेंबर बिल को। कंटेक्स्ट क्या है, खबर क्या है, पहले वो समझिए। देखिए, एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया राज्यसभा में, जहां यह बोला गया है कि असेंबलीज को, स्टेट असेंबलीज को यह पावर दी जाए कि वो गवर्नर को क्या कर सके, रिमूव कर सके। तो ये एक कंटेक्स्ट है बेसिकली आर्टिकल का। और यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अगेन प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में जानना, क्योंकि यूपीएससी ऑलरेडी 2017 में प्राइवेट मेंबर बिल से संबंधित क्वेश्चन पूछ चुकी है। क्या क्वेश्चन था? भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैर सरकारी विधेयक, यानी कि प्राइवेट मेंबर बिल की यह बात कर रहा है। गैर सरकारी विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है वो है हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक को पारित किया गया। तो अगर आपने जितने भी पीवाईक्यूज हैं एक बार लगा लिए तो देन अगेन आप इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में, कि प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि प्राइवेट मेंबर बिल होता क्या है, इसका प्रारूप कौन तैयार करता है, कितना समय का इसके लिए नोटिस देना पड़ता है, कितने प्राइवेट मेंबर्स बिल को अभी तक बेसिकली पारित कर दिया गया है, तो सारी की सारी, और कब इस पर चर्चा होती है, सारी की सारी चीजें डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर हम बात करें गैर सरकारी विधेयक की या प्राइवेट मेंबर बिल की, तो ये होता क्या है, सिंपल सी बात आप समझिए कि एक होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मंत्री परिषद। ठीक है, इस मंत्री परिषद के सदस्यों के अलावा जो भी सदस्य, जैसे अगर सत्ता में अगर अभी बीजेपी है और अपोजिट में मान लीजिए कांग्रेस है, ठीक है, यहां तक समझ में आया आई होप। तो बीजेपी का वो सदस्य जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं है और कांग्रेस का वो सदस्य जो एमपी है और अपोजिट में भी बैठा है, तो वो भी जो ये जो बिल लेके आएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अलावा, जो भी एमपी बिल लेके आएगा संसद में या चाहे लोकसभा या राज्यसभा में, वो क्या होगा आपका प्राइवेट मेंबर बिल, गैर सरकारी विधेयक या निजी सदस्य विधेयक होगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। इसका प्रारूप कौन तैयार करता है? क्या इसके प्रारूप को तैयार करने में कोई विभाग इसकी मदद करता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी गैर सरकारी सदस्य इस बिल को लेकर आएगा संसद के समक्ष, वही इसका प्रारूप भी तैयार करेगा, प्रारूप भी तैयार करेगा। ठीक, अब आप क्या कीजिए कि जो भी आप नोट्स बनाते जा रहे हैं या एक A4 साइज के जो पेपर आप लीजिए और जो भी नोट्स आप बनाते जा रहे हैं उसमें पॉइंट वाइज चीजों को बेसिकली नोट करते जाइए। और जब पॉलिटी वाला जो सेक्शन आपने बनाया हुआ है, जब आप प्रीलिम्स देंगे जिसको आप रिवाइज करेंगे, वहां उस पन्ने को लगा दीजिएगा। तो ऐसे ही कर करके जो भी आर्टिकल जो यहाँ पर डिस्कस होता है आप उसके नोट्स आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे समझते भी जा रहे हैं और नोट्स भी बनते जा रहे हैं चीजों के। ठीक है, तीसरा, कितने दिन का नोटिस देना होता है गैर सरकारी सदस्य जो है गैर सरकारी सदस्य को प्राइवेट मेंबर बिल लाने के लिए? तो 30 दिन का नोटिस आपको देना होता है या फिर 1 माह। ठीक, इसको भी नोट कर लीजिए। कब चर्चा होती है गैर सरकारी सदस्य के जो विधेयक है उस पर? केवल और केवल
शुक्रवार को चर्चा होती है, और बाकी जो आपके पब्लिक बिल होते हैं उन पे कभी भी चर्चा होती है, लेकिन शुक्रवार को केवल और केवल आपकी चर्चा किस पर हो सकती है? प्राइवेट मेंबर बिल पर केवल शुक्रवार को चर्चा होती है। अगर हम बात करें अभी तक की, तो 1952 से लेकर अब तक केवल 14 निजी विधेयक ही पारित हो पाए हैं भारत की संसद में। ठीक है, कितने? 14, मतलब 14। ठीक, अब जो ऑप्शन आपका उसमें 2017 का जो क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में इतिहास में पहली बार प्राइवेट मेंबर बिल को क्या गया, पास किया गया, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग, क्योंकि अभी तक कितने हो चुके हैं? 14 या 14 के 14 जो बिल हैं, वो विधेयक जो है पारित किए गए हैं। इसी की तर्ज पर एक अभ्यास प्रश्न मैं आपको दिए देता हूं, जिसका उत्तर आपको कहां पर देना है? कमेंट बॉक्स में अगेन, कि निजी विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब अगेन चेक करना है कि सत्य पूछा है या असत्य, तो कितने कथन असत्य है ये पूछा है। तो पहला ऑप्शन है कि इस विधेयक का कोई भी संसद सदस्य पेश कर सकता है, चाहे वे मंत्री हो या नहीं। ठीक है, इस विधेयक का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए व्यक्ति संबंधित जो विभाग होता है उसमें मदद करता है। इस विधेयक को लाने के लिए 15 दिन का नोटिस देना होता है। अगर यह विधेयक लोकसभा में पारित नहीं होता तो सरकार को विश्वास मत लाना पड़ सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्राइवेट मेंबर बिल अगर पारित नहीं हुआ तो सरकार को विश्वास मत ले, लेकिन पब्लिक बिल अगर ऐसा हुआ तो सरकार को भी विश्वास मत लाने की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, तो इसका उत्तर अगेन आप कहां पर देंगे? कमेंट बॉक्स में। चलिए सेकेंड आर्टिकल डिस्कस करते हैं, जो कि था क्लीन गंगा, जो नमामि गंगा है उससे संबंधित। तो हुआ क्या है, बेसिकली आप ये समझिए कि COP 28 में की बैठक चल रही है, जो कि कब तक चलेगी? 12 दिसंबर तक चलेगी। ठीक, अब COP 28 की जो ये बैठक है, इसमें नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और मिसिसिपी रिवर सिटीज एंड टाउन इनिशिएटिव, इन दोनों के बीच एक मेमोरेंडम साइन हुआ है। किसके लिए? अगेन नदी संरक्षण के लिए। जैसे हमारे यहां नदी संरक्षण के लिए क्या है? नमामि गंगे प्रोजेक्ट है। ठीक है, और 2016 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण से संबंधित ऑलरेडी यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ऐसे में फिर दोबारा से जहां COP 28 जैसी, मतलब UNCCC की COP में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में, अगर ऐसा कोई जॉइंट इनिशिएटिव लिया गया है तो अगेन ऐसी संभावना है कि यूपीएससी का क्वेश्चन फिर से बन सकता है इन प्रोजेक्ट्स पर। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं आपका राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के बारे में। या फिर अगर हम गंगा के संरक्षण की बात करें तो ये मात्र ऐसा नहीं है कि 2015-16 में ही शुरू हुई है। गंगा के संरक्षण की बात जो चल रही है, जो कार्य उस पर चल रहा है, वो 1985 से चल रहा है। धीरे धीरे करके 2015 में हम कहां तक पहुंचे? नमामि गंगे तक। अगेन गंगा नदी का संरक्षण, उसे स्वच्छ रखना, साफ रखना, पुनर्जीवित करना, ये सारी की सारी चीजें उसमें शामिल हैं। मतलब उसमें बेसिकली सीवरेज की जो गंध है वो न जाने देना। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें उसमें शामिल हैं। 2016 में हमने प्राधिकरण आदेश और राष्ट्रीय गंगा परिषद का बेसिकली क्या कर दिया? गठन कर दिया था। तो चलिए जानते हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के बारे में। अगर हम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के जैसे शॉर्ट फॉर्म देखें तो NMGC, तो इसको याद रखिएगा क्योंकि आगे मैं शॉर्ट फॉर्म का ही यूज करूंगा, NMGC का, नेशनल जो है आपका राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। ठीक है, अब हम इसके परिचय की अगर इसकी बात करें तो भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है जो नमामि गंगे परियोजना है, उसको भैया लागू या इंप्लीमेंट करने की बात कौन करता है, या इंप्लीमेंट कौन करता है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, तो नेशनल मिशन गंगा क्लीनिंग। ठीक, अब ये रजिस्टर्ड किसके तहत है? ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत रजिस्टर, और कब हुआ? 2011 में। तो दो महत्वपूर्ण बिंदु आप यहां से बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं। पहला ये तो ये हो जाएगा कि राष्ट्र की जो भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है नमामि गंगे योजना। ठीक है, इसको लागू कौन करता है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन इसको लागू करता है। पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा। ठीक है, लागू करने से संबंधित। दूसरा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का NMGC का सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा रजिस्ट्रेशन या फिर पंजीकरण से संबंधित। तो पंजीकरण सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत क्या रजिस्टर्ड है? कब हुई थी? 2011 में। तो 2 पॉइंट यहां पर आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं।
तो ये प्रारंभ में यह राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की क्रियान्वयन शाखा के रूप में इसने कार्य करा, जिसे पर्यावरण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत वर्ष 2009 में गठित किया गया था। तो शुरू में इसने कैसे काम किया था? आपका राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के रूप में इसने कार्य किया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो राष्ट्रीय परिषद या राष्ट्रीय गंगा परिषद ने इसको क्या कर दिया था? रिप्लेस कर दिया। इसको क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। तो ईपीए 1986 के तहत गंगा नदी के कायाकल्प संरक्षण प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय परिषद के गठन के परिणाम स्वरूप आपका राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, ठीक है, या फिर आपका बात करें, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण को क्या कर दिया गया? रिप्लेस कर दिया गया था, या फिर इसकी जगह इसको भंग कर दिया गया था। तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की जगह आपकी किसने ले ली थी? आपकी राष्ट्रीय परिषद ने या राष्ट्रीय गंगा परिषद ने। ठीक है, तो कब ली थी ये जगह? बेसिकली आपका 2016 में उसे भंग कर दिया गया था, तो 2016 में इसने इसकी जगह ले ली थी। ठीक है, तो आई होप यहां से 2 पॉइंट्स आपके निकलते हैं। पहला पॉइंट तो ये निकलता है कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण को बनाया गया था, जिसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। 2016 में भंग किया था, इसलिए यूपीएससी ने अगले वर्ष इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, तो इसकी रिप्लेसमेंट की जगह कौन आया है? इसकी जगह आया है राष्ट्रीय गंगा परिषद। राष्ट्रीय गंगा परिषद कब आई? 2016 में। ठीक है, ये आपको यहां पर 2 चीजें याद रखनी है। ठीक है, अब इसके अगर अध्यक्षता की बात करें तो अपर सचिव के जो महानिदेशक होते हैं, अपर सचिव की श्रेणी के जो महानिदेशक होते हैं, वो इसकी क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। एक पॉइंट ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें जो इसके सहायक हैं, जो सहयोग देते हैं, तो 5 संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों के द्वारा इसका सहयोग किया जाता है। कितने? 5। ठीक है, अगर इसका प्रबंधन देखें, ठीक है, संगठनात्मक संरचना में इसका स्तरीय प्रबंधन देखें तो 2 स्तर पर होता है। एक तो आपकी गवर्निंग काउंसिल होती है और एक आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। ठीक है, अब इस कार्यकारी समिति के पास ये पावर होती है कि 1000 करोड़ तक के जो प्रोजेक्ट हैं उसको ये मंजूरी दे दें। देखिए, इन दोनों का नेतृत्व बेसिकली महानिदेशक ही करते हैं और 1000 करोड़ के रुपए तक की सभी परियोजनाओं की मंजूरी देने की शक्ति किसके पास है? कार्यकारी समिति के पास है। तो ये वाली जो समिति है, कार्यकारी समिति, अगेन क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाती है। या फिर इसमें एक ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितने स्तर पर प्रबंधन करती है? अपना 2 स्तर पर, क्योंकि यूपीएससी अक्सर जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछती है तो प्रबंधन पूछ लेती है, 2 स्तर पर करती है, त्रिस्तरीय करती है, तो वहां पर थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है। तो आप इसको जरा नोट डाउन करके हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके लक्ष्य और उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो अगेन वही बड़ी बड़ी बातें, जैसे कि नदी प्रणाली में सीवेज के प्रवाह को क्या करना? प्रभावी ढंग से कम करना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान को पूर्व अवस्था में लेके आना, और प्राकृतिक मौसम परिवर्तन के बदलाव के प्रभाव कम करते हुए जल प्रवाह की निरंतरता बनाए रखना, गंगा को स्वच्छ रखना। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें इसके उद्देश्य हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नमामि गंगे कार्यक्रम की। ठीक है, तो गंगा को साफ करने हेतु एक एकीकृत संरक्षण मिशन है ये। जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में इसे अनुमोदित किया गया था। ठीक है, कार्यक्रम जल शक्ति मंत्रालय और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा संचालित है। तो इसका जो नोडल मिनिस्ट्री है वो जल शक्ति मंत्रालय है, और इसका जो विभाग है बेसिकली जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा यह संचालित किया जाता है। राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन, उसके राज्य समकक्ष संगठन, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूह इस कार्य को लागू करते हैं। ठीक है, कौन का लागू करते हैं? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन किसको लागू करती है? नमामि गंगे कार्यक्रम को, जो कि मैंने जिसकी रिगार्डिंग स्टार्टिंग में आपसे बात की थी। ठीक है, इसके अलावा इस कार्यक्रम के अगेन उद्देश्य क्या है? प्रदूषण को कम करना है, गंगा में गंगा नदी का संरक्षण करना है। गंगा नदी जैसे राष्ट्रीय नदी है ना, और जीवंत नदी का, बेसिकली जीवंत नदी का इसे दर्जा है। ठीक है, यहां एक डॉल्फिन है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट, जो बेसिकली आपका अगर हम गंगा को स्वच्छ नहीं रखेंगे तो अगेन जो डॉल्फिन, जो आपकी बेसिकली मछली है
है ना, तो वो क्या होगा, उसके लिए वो एक पर्यावरणीय खतरा हो जाएगा, है ना। और अक्सर न्यूज में रहती है डॉल्फिन मछली, ठीक। गंगा का संरक्षण करना, गंगा को पुनर्जीवित करना, ये सब इसके उद्देश्य हैं। बेसिकली नदी संरक्षण से संबंधित जितने भी उद्देश्य हैं वो आपके इसमें शामिल हैं। अब देखिए मिसिसिपी का भी नाम यहां पर आया, तो आपको मिसिसिपी के बारे में भी जान लेना चाहिए। तो मिसिसिपी अगर हम रिवर की बात करें तो अगेन ये कहां से निकलती है, आपकी रॉकी माउंटेन से निकलती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। रॉकी माउंटेन्स की इतासला झील से, बेसिकली इतासला झील से आपको देखने को मिलती है निकलती हुई। अगर हम इसकी बात करें तो ये विश्व की 4th लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। अगर हम उत्तर अमेरिका की बात करें, है ना, तो उत्तरी अमेरिका में मिसोरी जो नदी है, मिसोरी नदी, यह सबसे बड़ी लंबी नदी है, यह सबसे लंबी नदी है। मिसिसिपी में ये क्या करती है, मिलती है, तो मिसिसिपी की क्या होगी, ये सहायक नदी हो गई, ठीक है। इसके बाद जेफरसन भी एक रिवर है जो इसकी सहायक नदी है। फाइनली ये डेल्टा बनाते हुए कहां पर, गल्फ ऑफ मैक्सिको में, है ना, मैक्सिको की खाड़ी में डेल्टा हुए बनाते हुए क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो ये सारी की सारी बेसिक चीजें हैं जो कि मिसिसिपी के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो नॉर्थ अमेरिका की जो है मिजोरी क्या सबसे बड़ी नदी है, मिसिसिपी में ये मिलती है, एक जेफरसन रिवर भी मिलती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में ये गिर जाते हैं और रॉकी माउंटेन से इसका उद्भव देखने को मिलता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी बात करेंगे एक अभ्यास प्रश्न की, जो अगेन जिसका आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके द्वारा भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना नमामि गंगे योजना को लागू किया जाता है। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है। यह राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के क्रियान्वयन शाखा के रूप में कार्य करती है। तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से संबंधित कितने कथन असत्य हैं आपको ये बताना है, ठीक है। तो ABCD अगेन आपको उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आई होप आपको नमामि गंगे और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से संबंधित जो मुख्य बातें हैं कि कहां ये रजिस्टर्ड है, कौन इसकी अध्यक्षता करता है, फिर ये जो बॉडी है वो किस 2016 में किसको रिप्लेस किया उसने, तभी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था उस पर, ठीक है। उसके बाद नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बारे में जो चीजें थी और मिसिसिपी रिवर के बारे में आई होप आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक। चलिए अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो कि हमें मेंस के हिसाब से डिस्कस करना है, अ सिटी अंडर वाटर, ठीक है। अब बेसिकली क्या हुआ है कि आपको पता है कि मिचोंग नाम का साइक्लोन आया है आपका बे ऑफ बंगाल में, जो कि आपका किससे टकराया, तमिलनाडु के कोस्ट से टकराया। तो उसकी वजह से वहां पर हैवी रेनफॉल होने की वजह से चेन्नई के जो क्षेत्र हैं, कुछ क्षेत्र हैं, उनमें भारी जो है बाढ़ देखने को, फ्लड देखने को आपको मिल रही है। तो ये फ्लड आई क्यों है, जो अर्बन फ्लड हमें देखने को मिल रही है, तो अर्बन फ्लड का जो है देखिए, अ सिटी अंडर वाटर, तो अर्बन फ्लड जो है वो हमें जानना चाहिए कि अर्बन फ्लड होती क्या है, क्या उसके कारण होते हैं अर्बन फ्लड आने के, ये सामान्य बाढ़ से किस तरीके से अलग होती है। तो आइए अर्बन फ्लड से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, अर्बन फ्लड यानी कि शहरी बाढ़ से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको जानते हैं। आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं GS3 के डिजास्टर एंड मैनेजमेंट वाले पार्ट से। ऑलरेडी यूपीएससी बाढ़ पर क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। जैसे यूपीएससी ने GS3 में सन 2016 में क्वेश्चन पूछा कि कई वर्षों से उच्च तीव्रता की वर्षा के कारण शहरों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के कारणों पर चर्चा करते हुए, एक तो क्या बताने, कारण बताते हुए या कारणों को पर चर्चा करते हुए इस प्रकार की घटनाओं के दौरान जोखिम करने की तैयारियों की क्रियाविधि पर प्रकाश डालिए। तो 12.5 मार्क्स का ये नंबर था जो कि आपको GS3 के पेपर 2016 में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अर्बन फ्लड पर हम बात करते हैं, एकदम व्यापक रूप से इसको कवर करेंगे, ठीक है। कोई भी अगर बाढ़ है, अगर हम बाढ़ को देखें, अर्बन फ्लड की अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम बाढ़ की बात कर रहे हैं, सिर्फ फ्लड की बात कर रहे हैं, जो बेसिकली जैसे नदियों के द्वारा ज्यादा खासकर आती है, क्योंकि हमारा जो फ्लड प्रोन एरिया अगर हम देखेंगे तो बेसिकली हमारा नदी से ज्यादा होता है, ठीक है, जो कि आपको मॉनसून टाइम में देखने को मिलेगा। तो नॉर्मल कंडीशन में आपकी रिवर कुछ इस तरीके से मियांडर बनाती हुई जाती है और जहां भी ड्रेन होता है, चाहे बे ऑफ बंगाल हो, चाहे अरेबियन सी हो, कहीं भी गिरना होता है उस
सागर में जाकर या उस बे में जाकर गिर जाती है। ठीक है, तो बाढ़ होती क्या है? बाढ़ मतलब कि रिवर या कि नदी जब अपने अपने प्राकृतिक तटबंधों को तोड़कर, है ना, या नदी का पानी जब अपने प्राकृतिक तटबंधों को तोड़कर मैदानी भागों में फैल जाता है तो उसे कहते हैं हम बाढ़। ठीक है, अब इस बाढ़ में भी थोड़ा डिफरेंस है। सिंपल सी बात हम बात करेंगे शहरी बाढ़ की, है ना, अर्बन अर्बन फ्लड की, शहरी बाढ़। तो शहरी बाढ़ का मतलब क्या है कि शहर के क्षेत्रों का जलमग्न होना, है ना, या फिर शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों का जलमग्न होना, जहां पर जल भराव जल निकासी से जल भराव जल निकासी से ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली शहरी क्षेत्रों का जलमग्न होना, जहां पर घनी आबादी क्षेत्रों का या फिर जलमग्न होना, जहां पर जल भराव जल निकासी से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो ये आपकी क्या है, बेसिकली शहरी बाढ़ या फिर अर्बन फ्लड हम कह सकते हैं। अब जो अर्बन फ्लड है ये कोई नई नहीं है। जैसे आप नागपुर में देखिए 2023 में आपको बाढ़ देखने को मिली बारिश के कारण। आप देखिए दिल्ली में बारिश के कारण आपको बाढ़ देखने को मिली, है ना। तो हर साल मानसून के टाइम पर आपको आराम से हर जगह बाढ़ देखने को मिल जाती है। तो क्या कारण है, क्या नहीं है, चलिए उनको भी जानते हैं। तो बाढ़ कोई ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है कि जो साल में या 5 साल में 10 साल में एक बार आपको देखने को मिलती है। शहरों में इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ चुकी है कि आपको जो है फ्लड मैनेजमेंट जो है इतना खराब हो चुका है कि आपको हर साल थोड़ी सी अगर शहरों में बाढ़ हो जाए ना, थोड़ी सी, चाहे आपका सेक्टर एरिया हो, चाहे कितना भी डेवलप एरिया हो, वहां पर आपको पानी भरा हुआ दिख जाएगा। और आप चाहे किसी भी क्षेत्र से आते हो, आपने जरूर देखा ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे फ्लड प्रोन एरियाज हैं कुछ। ठीक, यस, अब हम मेन जो कारण है फ्लड का उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए जब हमारे शहरों का विकास हो रहा था तो स्टार्टिंग में हमारे पास अगर हम देखें तो पॉपुलेशन कुछ ज्यादा थी नहीं। हमारे पास जो पॉपुलेशन थी वो 2001 में मात्र और मात्र लगभग शहरी क्षेत्रों में 285 मिलियन के अराउंड लोग रहते थे। धीरे करके एस्टिमेट लगाया कि भाई आज 2021 में लगभग 433 मिलियन के करीब लोग यहां पर रहने को मिलते हैं या देखने को मिलते हैं, या इतनी जनसंख्या शहरों में रह रही है। तो जब स्टार्टिंग में शहर बन रहे थे तो हमें एक तो जनसंख्या का ये अंदाजा नहीं था कि इतना ज्यादा पॉपुलेशन शहरों की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा, जब हमने शहरों को डेवलप किया या शहरों का जब हमने विकास किया तो हमने फ्लड के बारे में तो सोचा ही नहीं। हमने जो सीवरेज पाइप बिछाए वो एक तो छोटे बिछाए, दूसरा बेसिकली आपका सीवरेज ट्रीटमेंट या फिर कहें तो सीवरेज पाइप इसलिए बिछाए गए ताकि जो आपका मल है या फिर जो भी गंदगी है, ठीक है, जो भी कचरा है उसको हम बेसिकली दूर ले जा सके या कहीं किसी नदी से नाले से उसको जोड़ सके। ठीक है, ताकि वहां सारी की सारी चीजें सामान्य बनी रहे। और अंडरग्राउंड होने की वजह से उनको दोबारा मतलब बेसिकली चौड़ाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि उसके लिए फिर दोबारा से इंफ्रास्ट्रक्चर को उधेड़ना पड़ेगा, दोबारा से उसमें हाई इन्वेस्टमेंट लगेगी। तो ये चीजें हमने पहले नहीं सोची जब हमने अपने शहरों का विकास किया था। धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है या बहुत सारी पॉपुलेशन शहरों की ओर शिफ्ट हो जाती है। अब शहरों की ओर शिफ्ट होगी तो उनकी कुछ अलग डिमांड होंगी तो देखिए पानी की संख्या मतलब पानी जो खर्च है वो ज्यादा होगा, सीवरेज में जो है कचरा वो है वो ज्यादा जाएगा। अब ज्यादा कचरा जाएगा और जबकि उसकी कैरिंग कैपेसिटी कम है तो वो ब्लॉक होगा तो ऊपर से क्या होगा, आपका अनियोजित जो शहरीकरण है उसकी वजह से क्या होगा, जब वर्षा होगी तो वो पानी क्या है सीवरेज में भी भरेगा, तो कचरा भी भर गया, पानी भी भर गया। मतलब हमने एक अलग से कोई ऐसी पाइपलाइन नहीं बिछाई कि अगर बाढ़ का पानी है तो इन वाले क्षेत्रों इस वाले पाइपलाइन से बाढ़ का पानी चला जाएगा और इससे सीवरेज चली जाएगी, ठीक है, या फिर कचरा चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बनाया। तो दोनों तीनों चीजें एक साथ जाती है तो ब्लॉक हो जाती हैं, क्योंकि क्या है उनकी कैरिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है। जब वो ब्लॉक हो जाती है तो क्या होता है, पानी फिर ऊपर आना शुरू कर देता है। और आपने बाइक से जाते वक्त, गाड़ी से जाते वक्त, स्कूटी से जाते वक्त, साइकिल से जाते वक्त आराम से देखा होगा कि किसी भी जो आपका जो सीवरेज है वो लीक हो रहा है ना, उससे पानी ऊपर आ रहा है। ठीक, तो ये कोई नई बात थोड़ी है। तो ये हमें देखने को मिला शहरों में।
ठीक है। अब ये क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ऐसे ऐसे जो है आपकी जो फ्लड है वो बढ़ती जा रही है, इंक्रोचमेंट हमें देखने को मिला। चलिए बात करते हैं, एक एक कारणों की बात करते हैं। ये तो रहा कि शहर का जब विकास हो रहा था तब ये सारी चीजें हमने नहीं सोची थी, ठीक है। और अब शहरों का विकास इतना हो चुका है कि हम फ्लड के लिए अगेन दोबारा से एक लाइन बिछाने का सोच नहीं सकते, या फिर उसको ही ऑल्टरनेट जो सीवरेज सिस्टम है उसको ऑल्टरनेट या फिर उसको दोबारा से उसको उधेड़ बुन करके उसको दोबारा से बेहतर करने का सोच नहीं सकते। उसमें हाई इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है और उसको पहले से बड़ा भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि संभव सारी की सारी चीजें हैं। तो चलिए कारणों को जानते कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से शहरों में बाढ़ आ जाती है, ठीक। तो अगर हम बात करें पहले कारण की, तो कम समय में अधिक वर्षा सबसे पहला कारण है। देखिए थोड़ी सी अगर बारिश हुई तो शहरों की सड़कों पर आपको पानी भरने को देखने को मिल जाएगा। दिल्ली में ऐसा होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, देखिए एक एग्जांपल मैं दे देता हूं। 2019 में पटना में ऐसा देखने को हमें मिला। तो पटना में हमें क्या देखने को मिला कि 2013 में सबसे हाईएस्ट बारिश हुई थी, लगभग आपकी 148 मिलीमीटर, ठीक है। 148 मिलीमीटर के करीब हमें देखने को मिली वर्षा। 2019 में यह करीब करीब 177 मिलीमीटर हो गई और मात्र 48 घंटों के अंतर्गत ऐसा हो गया। तो 48 आवर्स में ऐसा हो गया कि आपको 177 मिलीमीटर वर्षा देखने को मिली। अब इससे क्या हुआ कि आपका जो पटना का क्षेत्र वो पूरा क्या हो गया, जलमग्न हो गया। अब बहुत सारे जो लोग हैं या बहुत सारे वहां की जो सरकार है, राज्य सरकार थी, उन्होंने कहा कि भाई ये जो भी हो रहा है जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल सही पॉइंट है कि भाई जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसमी घटनाएं हो रही हैं, जिसके कारण ज्यादा आपका बारिश हो रहा है। जिन एरियाओं में भी बारिश नहीं होती थी वहां भी बारिश हो रही है, ठीक है। तो ये कहना तो सही था उनका, लेकिन उनका जो ध्यान है वो दूसरे बिंदु पर नहीं गया, जो कि था अनियोजित शहरीकरण, मतलब अनप्लान अर्बनाइजेशन। आपने क्या करा कि ना तो सड़कों को क्या करा कि सड़कों को अच्छे से नहीं बनाया, ना आपने उसमें जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको अच्छे से डेवलप किया, ना आपने ये सोचा कि अगर फ्लड आएगी तो उसका पानी को हम बाहर शहर से बाहर कैसे लेके जाएंगे। जो भी नदी वगैरह थी उस पर अतिक्रमण इतना ज्यादा हुआ कि जो वो एरिया थे नदियों के या वेटलैंड जो है वो धीरे धीरे क्या हो गई, खत्म हो गई, है ना। जैसे आपका दिल्ली का जो रामलीला मैदान है जो अभी आपको देखने को मिलता है, वो पहले एक वाटर बॉडी हुआ करती थी। इतना ज्यादा अतिक्रमण हुआ कि देखिए आजकल वो मैदान है, आप जाइए वहां पर देखने एक बार। यस, और जल निकासी के बुनियादी ढांचे में अपर्याप्त निवेश हमने किया। जैसे अगर चेन्नई की फ्लड की बात करें तो वहां पर जो पानी निकालने वाले कैनाल्स थे ना वो अभी तक डेवलप ही नहीं हुए, ठीक, कुछ शुरू ही नहीं हुए, ठीक है। सीवेज लाइनों में गाद का जमा हो जाना, बिल्कुल जो गंदगी है उसमें क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। जमा हो जाती है तो कचरा भी जमा होता है, फिर उसमें पानी भर जाता है, उसकी साफ सफाई समय से होती नहीं है। साफ सफाई होती नहीं है तो भैया वो क्या होता है, जब बंद ब्लॉक होगा तो पानी ऊपर ही आएगा सड़कों पे, ऐसा तो है नहीं आगे चला जाएगा। प्राकृतिक जल स्रोतों का लुप्त होना, जैसे कोई वाटर बॉडी है या फिर कहें तो वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि है, धीरे धीरे आपकी आर्द्र भूमि क्या है, गायब होती जा रही है, क्योंकि अतिक्रमण इतना हो रहा है। नदियों का इतना ज्यादा अतिक्रमण हो रहा है कि जिन नदियों का जो एक एरिया था कि यहां से नदी आपकी बह के जाएगी, यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपके शहर बस गए, है ना, मानव बस्तियां, ह्यूमन सेटलमेंट यहां पर बस गया। तो अब क्या होगा कि नदी का जो कोर्स है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जब नदी का कोर्स छोटा होगा तो यहां पर जब इसमें कचरा भी जाएगा, गंद भी जाएगी, गाद भी जाएगी, तो क्या होगा कि ये नदी क्या है, धीरे धीरे भरने लगेगी, मतलब इसमें गहराई की क्या होने लगेगी, कमी होने लगेगी। अब इसमें अगर गहराई की कमी होने लगेगी तो वाटर कैरिंग कैपेसिटी, जो जल को इसके धारण करने की क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो बाढ़ का पानी इसमें जब जाएगा तो जितनी मान लीजिए 100 यूनिट वाटर को ये क्या कर सकती थी, अपने अंदर इसकी क्षमता थी जल धारण करने की, अब यह क्या कर पा रही है, 50 कर पा रही, तो 50 कहां पे जाएगा, अगेन इन मानव बस्तियों में जाएगा। बताऊंगा इसके भी कुछ एग्जांपल्स अभी आपको मैं बताऊंगा, चेन्नई और मुंबई से रिलेटेड। पटना का मैं ऑलरेडी एग्जांपल आपको दे दिया हूं, ठीक है। जल ग्रहण क्षेत्रों में वनों की कटाई, बिल्कुल अगेन
जहां से रिवर्स जा रही है ना, और इसके आसपास जो पेड़ थे, मान लीजिए मैंग्रोव लगे थे, अब इनको क्या करा, ह्यूमन सेटलमेंट के चक्कर में आपने काट दिया, तो आपको नुकसान तो भुगतना ही पड़ेगा। चलिए चेन्नई के कुछ कारणों की बात जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ चेन्नई में कि जो बाढ़ आई है। ठीक है, एक तो बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश हो गई वहां पर। दूसरा, अगर हम बात करें चेन्नई की, तो वहां का जो वाटर सोर्स डिपार्टमेंट है, यानी कि जल स्रोत विभाग जो है, उसका यह कहना है कि वहां पर 19 जो वेटलैंड थी या वाटर बॉडी हैं, उसके उसके लगभग लगभग आपको कितने क्षेत्र पर 645 हेक्टेयर क्षेत्र पर अतिक्रमण देखने को मिला है। अतिक्रमण देखने को मिला है, और यह अतिक्रमण क्या कर रहा है, अगेन वाटर कैरिंग कैपेसिटी कम कर रहा है, क्योंकि आपके जो वाटर बॉडीज होते हैं वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज भी करते हैं और एज अ सिटी स्पंज या स्पॉन्ज सिटी के रूप में भी कार्य करते हैं। मतलब कि जो भी पानी आसपास का फ्लड का है वो अपने अंदर उसको धारण कर लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि देखिए, इतने एरिया का अगर आप इंक्रोचमेंट कर लेंगे, अतिक्रमण कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो वाटर बॉडीज हैं, इनका जो कैरिंग कैपेसिटी है, जल धारण करने की क्षमता है, वो क्या होगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और जबकि उसमें गाद और कचरा, ये सारी की सारी चीजें जा ही रही हैं। ठीक है, आपने देखा होगा पॉलिथीन वगैरह आम हो गई है नालों में और या फिर किसी वाटर बॉडी में। ठीक है, इसके अलावा पहले लगभग लगभग चेन्नई में 650 वाटर बॉडी थी, आज वो लगभग कितनी रह गई है, 30 रह गई है। ठीक है, आज वो लगभग कितनी रह गई है, 30 रह गई है। तो आप इसको देख भी सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, एक रिवर है कुवम नदी, अड़ियार नदी, इनके क्षेत्र पर क्या हुआ है, अतिक्रमण हुआ है। और इस अतिक्रमण की वजह से अगेन वही प्रॉब्लम कि भाई अतिक्रमण हुआ, ह्यूमन सेटलमेंट आपने बसाया, कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई, जब बाढ़ का पानी इसमें गया, इसकी कैरिंग कैपेसिटी कम है, अगेन वो सिटी में भर गया। ये सारी चीजें हुई हैं। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिए देता हूं, मीठी नदी का। ठीक है, मीठी नदी है मुंबई की, और बहुत बहुत ज्यादा बाढ़ मुंबई में देखने को मिली हमें 2005 में। मीठी नदी ही एकमात्र नदी है मुंबई में जो कि अर्बन एरिया का जो भी वाटर है या सीवेज है, जैसे उसको क्या कर सकती है, फ्लड का जो पानी है उसको बाहर ले जाके आपका गिरा सकती है अरब सागर में। ठीक है, लेकिन अगेन अतिक्रमण, ठीक है, अत्यधिक शहरीकरण या अनियोजित शहरीकरण, इन सब कारणों ने क्या कर दिया है, मीठी नदी के क्षेत्र को अतिक्रमण या फिर कम कर दिया है। तो उसकी अगेन जल धारण करने की जो क्षमता है वो कम हो गई है, और उस जल धारण बेसिकली जल धारण क्षमता कम होने की वजह से जो पानी उसके अंदर जो ज्यादा समा सकता था वो कम समाता, और उसकी वजह से अर्बन में एरियाज में आपको फ्लड देखने को मिलती है, जैसे आपको 2005 में मुंबई में देखने को मिली थी। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशंस की बात भी करेंगे, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं इसके प्रभावों की। ठीक है, अगर फ्लड आया अर्बन एरियाज में या शहरी क्षेत्रों में, अगर बाढ़ आती है तो इसके क्या क्या प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं। तो साधारण से जैसे प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं, जैसे जान माल की हानि होती है ना। जैसे आपके आर्टिकल में भी मेंशन है कि 2015 में जो चेन्नई में फ्लड आई थी ना, उसमें 199 लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक, दूसरा क्या होता है, पर्यावरण संबंधी समस्याएं होती हैं, पर्यावरणीय समस्याएं क्या होती है, वो जन्म लेती हैं। क्या क्या कि भाई एक तो क्या होता है कि जो जल होता है वो प्रदूषित हो जाता है। साफ जल क्या होता है,
प्रदूषित हो जाता है। दूसरा, बीमारी, है ना, जल के कारण जो भी बीमारी उत्पन्न होती है, जैसे मलेरिया वगैरह जो आपका होता है, या फिर ज्यादा टाइम तक अगर वो जो व्यक्ति हैं, जो भी जिस क्षेत्र में जो फ्लड है वो आई है, तो वहां पर ज्यादा समय तक अगर पानी में रहेंगे तो स्किन डिसीज उनको हो जाती है। तीसरा, लोगों को विस्थापन करना पड़ता है, या विस्थापन होना पड़ता है, या विस्थापित होना पड़ता है, मतलब लोग घर से बेघर हो जाते हैं। ये एक समस्या है। ठीक है, लोगों की आवश्यक सेवाओं तक पहुंच कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। और इसी टाइम पर आपको महंगाई भी देखने को मिलेगी। देखिए, आर्टिकल में साफ साफ मेंशन है कि इस जो फ्लड जो अभी आपकी चेन्नई में आई है, उस फ्लड के दौरान आपका जो मिल्क नॉर्मली 30 रुपए लीटर आपको 30 रुपए का आपको जो मिलता था वो 70 का हुआ। जो बोतल 20 रुपए की मिलती थी आपको, वो आपको 100 रुपए की मिलने लगी। उत्तराखंड की बाढ़ के समय भी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लालची लोग होते हैं जो ऐसे ऐसे अवसरों पर भी कुछ पैसे, चंद पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं कि जो भी सामान वो बेचते हैं वो इतना ज्यादा महंगा बेचते हैं कि वो मानवता वाले स्तर पर नहीं जाते हैं। वो क्या करते हैं कि बस अवसर की तरह इसको देखते हैं और क्या करते हैं कि चीजों को महंगी बेचते हैं, और मजबूरी है लोगों की लेना इसको, है ना। क्योंकि बाढ़ के समय जो आवश्यक सेवाएं हैं, ठीक है, आपको कपड़े चाहिए, आपको खाने के लिए मान ली बच्चे है उसको दूध चाहिए, ठीक है, पीने के लिए स्वच्छ पानी चाहिए, बाढ़ का पानी थोड़ी पियेंगे आप, है ना। तो ये सारी की सारी जो सेवाएं हैं, जो आवश्यक सेवा एसेंशियल सर्विसेज है, उस तक आपकी जो पहुंच है, बिजली हो गया, नेटवर्क सर्विसेज हो गया, तो ये आवश्यक सेवाएं हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाती हैं। ये सारी के सारे समस्याएं होती हैं, ठीक है, जो कि आपको बाढ़ के दौरान देखने को मिलती हैं। अब इससे निपटा कैसे जाए, यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या हो या समाधान क्या हो। देखिए, अगर हम समाधान की बात करते हैं तो जो हमारे पास समस्याएं उपलब्ध हैं उन्हीं पर अगर हम गौर कर लें तो हमारे समाधान भी हो जाएंगे। ठीक है, जैसे पहला समाधान क्या हो सकता है कि वाटर बॉडीज या फिर आर्द्र भूमि आर्द्र भूमियों को क्या किया जाए, पुनर्जीवित किया जाए, पुनर्जीवित किया जाए। ठीक है, जो कि भारत रामसर कन्वेंशन के माध्यम से कर भी रहा है। ठीक है, जहां पर राष्ट्रीय महत्व की जो रामसर कन्वेंशन है, कुछ जो साइट्स हैं उसमें शामिल किया गया, या जो वेटलैंड्स हैं जो जो कि आपका मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल की गई, उस पर विशेषतः ध्यान देता है। या जो भी वाटर बॉडीज हैं शहरों में, जो भी जल निकाय हैं शहरों में, उनको फिर से पुनर्जीवित किया जाए। दो काम ये हो सकते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि भाई जो आपका सीवरेज है ना, जो आपका सीवरेज है, इसकी नियमित तौर पर साफ सफाई हो जाए। इसकी नियमित तौर पर क्या हो जाए, साफ सफाई हो जाए। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं हम कि हम जल को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, जल के जो भी जल हम बेसिकली बारिश के टाइम पे प्राप्त करते हैं, तो एक टैंक बनाकर, ठीक है, क्या कर सकते हैं, जल को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नए नए चीजें हैं। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम, इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि जैसे चीन है, जो चीन ने 2015 में स्पंज सिटी या स्पॉन्ज सिटी भी कहते हैं, स्पंज शहर में कहूंगा, स्पंज शहर नाम का जो कार्यक्रम है वो चलाया, जो कि 30 शहरों में चलाया उन्होंने। और उनका ये टारगेट था कि जो भी फ्लड का वाटर है उसका 80% हम क्या करें, स्टोर कर लें। ठीक है, स्पंज शहर बना के, और 70% जो वाटर है उसको क्या कर दें हम,
पुनः उसको उपयोग में ले आए या रीयूज कर लें। ठीक है, अब हम बात करें जापान की। तो भाई जापान में हम अंडरग्राउंड, बड़ी बड़ी अंडरग्राउंड मतलब बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में या अवसंरचना में हमें निवेश करना पड़ेगा, जहां पर हम बड़ी बड़ी टनल्स नीचे बनाकर अंडरग्राउंड वाटर की जो टनल्स हैं, ये अंडरग्राउंड टनल्स हम बनाकर क्या कर सकें, शहर के जो बाढ़ के दौरान जो पानी आया ना, उस पानी को सीधा समुद्र तक लेके जाया जा सके। ठीक है, तो ऐसे कुछ सॉल्यूशंस भी हैं जिनके माध्यम से हम शहरी जो बाढ़ है उनसे निपट सकते हैं, और आप इसका इस्तेमाल एज अ केस स्टडी भी कर सकते हैं अपने मेंस के उत्तर में। ठीक है, चलिए देखिए, ये भारत सरकार की साइट है ना, भारत सरकार की साइट में एनडीए में जो है, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है, इसने अर्बन फ्लड पर कुछ गाइडलाइन दी हैं। चलिए उन गाइडलाइंस की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं। जो पहली गाइडलाइन है, देखिए, राष्ट्रीय जल मौसम विज्ञान नेटवर्क, हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल नेटवर्क को अधिकतम करना या उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, ताकि हमारे पास एक जो है उपलब्ध डेटा हो सके कि कितना पानी है, कितना निकाल सकते हैं हम चीजों को, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास रहें। डॉपलर मौसम रडार का जो है उपयोग किया जाए, ताकि मौसम के पूर्वानुमान और चेतावनी हमें लगातार मिलती रहे। सड़क और रेल पुलों को इस तरीके से डिजाइन किया जाए या अंडर वाटर जो है बेसिकली नीचे से पानी को निकाला जाए, जैसे जापान में निकाला जाता है ना, कि ऊपर आपका जो है आराम से ट्रेन या फिर जो भी परिवहन साधन है वो चल रहे हैं और नीचे से आपकी रिवर बह रही है। तो इस तरीके से हम विकास कर सकते हैं अवसंरचना का। शहरी क्षेत्र की प्रत्येक इमारत में भवन उपयोगिता के एक अभिन्न अंग के रूप में वर्षा जल का संचयन होना चाहिए, तो इससे भी हम निपट सकते हैं दोबारा अर्बन फ्लड से। और प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक सभी प्रमुख नालों का मॉनसून पूर्व गाद या जमाव निकालने का काम पूरा हो जाना चाहिए। जैसे अगर भाई अभी पता है आपको मॉनसून सीजन आने वाला है, पानी भरने वाला है, तो क्यों ना आप पहले ही क्या करें, गाद को निकाल दें, है ना, या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो भी यहाँ की नगर पालिका जिस भी शहर की, वो पूरे तरीके से उन एरियाज को साफ कर दे या सीवरेज को साफ कर दे, ताकि जब पानी आए तो अर्बन फ्लड की बहुत सारी समस्याएं क्या हो, कम हो। अर्बन फ्लड का एक कारण यह भी बताया जाता है, कभी कभी देखने को यह मिलता है कि जो डैम होते हैं ना, उसमें से जो पानी छोड़ा जाता है ना शहरों की ओर, उससे भी बाढ़ आ जाती है। जैसे 2023 में एक कारण यह भी था दिल्ली में बाढ़ आने का, कि हथनीकुंड बैराज से जो है आपका पानी छोड़ा गया था यमुना जो है रिवर में, तो वो खतरे के निशान से ऊपर बहती है। तो आई होप आपने वो न्यूज जो है कहीं ना कहीं देखी ही होगी। चलिए, ऐसी कुछ सरकारी पहलें हैं जो कि मददगार साबित हो सकती हैं फ्लड्स को रोकने में, जैसे नदी जोड़ो परियोजना। तो एक और जहां पर ज्यादा पानी है, ज्यादा मात्रा में पानी है, और एक और बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, तो अगर हम भारत की आपस में सारी की सारी नदियों को जोड़ दें तो क्या होगा कि जो ज्यादा मात्रा में पानी है उसको कहां पर, सूखे के दौरान जहां सूखा पड़ता है वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं जो हमारी जो रिवर है जो कि खतरे के निशान से ऊपर बहती है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो सूखे हुए क्षेत्र हैं, सूखा प्रभावित क्षेत्र है, वो समस्या भी हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, अमृत सरोवर मिशन। देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास करना, वाटर बॉडीज का, या फिर उसे दोबारा से युवा करना। तो यह भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित हो सकता है अर्बन फ्लड को रोकने में। ठीक है, तो देश के प्रत्येक शहर में या प्रत्येक जिले में 75 जो है आपके जल निकायों का विकास करना है, उसकी कायाकल्प करना, या आर्द्र भूमि का संरक्षण जैसे वेटलैंड कंजर्वेशन अगर हम करते हैं तो। ठीक है, तो जो भी वाटर बॉडीज है, जो भी आपका जल निकाय है, ठीक है, या नदी जोड़ो परियोजना है, ये सरकार की कुछ ऐसी पहल है जिसके माध्यम से रोका जा सकता है आपकी अर्बन फ्लड को। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको अर्बन फ्लड का जो एक कॉन्सेप्ट है, चाहे उसमें अर्बन फ्लड होती क्या है, यानी कि शहरी बाढ़ होती क्या है, इसके कारण, ठीक है, इसके समाधान, एनडीएमए की कुछ दिशा निर्देश, ठीक, इसके अलावा सरकारी पहल,
तो आई होप सारी की सारी चीजें अर्बन फ्लड से रिलेटेड यहां पर कवर हो चुकी हैं, ठीक है। और अब अर्बन फ्लड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आराम से सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी प्रोग्राम में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।